नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जो कि इस दुनिया में बहुत लोगों के लिए, खास करके इन्वेस्टरों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा माना जाता है, यानी कि ओमाहा का संत या फिर ओमाहा का ज्योतिषी भी माना जाता है। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन इन्वेस्टर और समाज सेवी है, जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टरों में से एक माना जाता है। फोर्ब्स के अनुसार अगस्त 2025 को उनकी संपत्ति $137 बिलियन से ऊपर है, जो कि उन्हें दुनिया का 10वां सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। हाल में वो एक कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ है। बफेट का जन्म अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और पॉलिटिशियन थे। बचपन में ही बफेट ने बिजनेस और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट दिखा दिया था। 7 साल की उम्र में उन्होंने ओमाहा की एक लाइब्रेरी से एक किताब उधार ली थी, जिसका नाम 1000 वेज टू मेक $1000 था। इस किताब से वो बहुत ही इंस्पायर्ड थे। बचपन में वो च्युइंगम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और गोल बॉल बेचने का काम करते थे। साथ साथ में वो हर घर जाकर अखबार बांटने का काम भी करते थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने सिटी सर्विसेज, जो कि एक ऑयल और गैस कंपनी थी, उसके 3 शेयर $38 में खरीदे थे। बाद में $40 पर जाने पर उन्होंने वो शेयर बेच दिए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना सबसे पहला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। जब बफेट हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब वो और उनका एक दोस्त $25 में एक इस्तेमाल की हुई पिनबॉल मशीन खरीदते हैं और उसे ओमाहा की एक नाई की दुकान पर लगा देते हैं। कुछ महीनों के बाद वो अलग अलग मशीनें खरीदते हैं और ओमाहा की 3 नाइयों की दुकान पर लगा देते हैं। कुछ समय के बाद बफेट इन मशीनों को एक रिटायर्ड आर्मी मैन को $1200 में बेच देते हैं। इन पैसों से वो नेब्रास्का में एक 40 एकड़ का फार्म खरीदते हैं। बफेट आगे जाकर भी ऐसे छोटे बड़े कारोबार करने वाले थे, पर उनके पिता उन पर पढ़ाई करने का दबाव डालते हैं। इसलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, पर हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि बेंजामिन ग्राहम, जो कि उनके मेंटर है, वो वहाँ पर पढ़ा रहे थे। 1951 में जब बफेट को पता चलता है कि बेंजामिन ग्राहम गेको इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड मेंबर है, तब वो वॉशिंगटन डीसी के लिए एक ट्रेन पकड़ते हैं और गेको की ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो ग्राहम से मुफ्त में काम करने के लिए सिफारिश करते हैं, पर ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया था। इसलिए वो ओमाहा वापस लौट आते हैं और अपने पिता की फर्म में 3 साल तक एक इन्वेस्टमेंट सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। 1954 में ग्राहम बफेट को अपने न्यूयॉर्क की एक ऑफिस में एक स्टॉक एनालिस्ट के तौर पर काम के लिए रख लेते हैं। स्टॉक एनालिस्ट का काम होता है शेयर्स का रिसर्च और एनालिसिस करना। पर ग्राहम 1956 में रिटायर हो जाते हैं और अपनी फर्म बंद कर देते हैं। अब तक बफेट ने अपने सेविंग्स में $2 लाख जमा कर लिए थे। वो अपनी सेविंग्स के साथ ओमाहा वापस लौट आते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप यानी कि ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा कर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बफेट ने अपना खुद का, अपने फैमिली मेम्बरों का और कुछ अमीर इन्वेस्टरों का पैसा इस पार्टनरशिप फर्म में लगाया था। वो इस पार्टनरशिप फर्म से अपने प्रॉफिट का हिस्सा और पैसा मैनेज करने के लिए अपनी सैलरी लेते हैं। बफेट ने पार्टनरशिप फर्म की 35% हिस्सेदारी सैनबॉर्न मैप कंपनी में लगाई थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को शहर के बिजली की लाइनें, वाटर फैसिलिटी और ट्रैफिक के नक्शे बना कर देती थी, ताकि उन्हें रिस्क असेसमेंट करने में मदद मिल सके। बफेट ने समझाया कि सैनबॉर्न कंपनी का स्टॉक मार्केट में $45 पर शेयर बिक रहा था, पर कंपनी का वैल्यूएशन $65 प्रति शेयर था, यानी कि सैनबॉर्न मैप बिजनेस मार्केट में $20 से कम में बिक रहा था। बाद में बफेट की नज़र एक इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ती है, जिसका नाम नेशनल अमेरिकन फायर इंश्योरेंस कंपनी था। शुरुआती सालों में इस कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप थे, पर मैनेजमेंट के बदलाव के कारण ये कंपनी सुधर गई थी। इस कंपनी के ज़्यादातर शेयर होल्डर किसान थे, जिन्हें लगता था कि ये कंपनी के शेयर बेकार है। इसलिए बफेट इन शेयर होल्डर से जाकर पर्सनली मिलते हैं और कंपनी के शेयर्स को मार्केट से 70% डिस्काउंट पर खरीद लेते हैं। बफेट ने डेम्स्टर मिल नामक एक कंपनी में शेयर खरीदना शुरू किया था,
जो कि विंडमिल्स बनाती थी। ये कंपनी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ था जो कि कम डिमांड की वजह से मार्केट में बिक नहीं पा रहा था, और कंपनी के मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने की समझ नहीं थी। इसलिए बफेट अपने पार्टनर चार्ली मंगर की हेल्प लेते हैं। मंगर एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी के पूर्व सीईओ को इस कंपनी के लिए नियुक्त कर लेते हैं और पुराने वाले सीईओ को हटा दिया जाता है। बाद में बफेट ने इस कंपनी को अच्छे खासे मुनाफे पर बेच दिया था। 1962 में बफेट अपने पार्टनरशिप फर्म्स के सफलता के कारण एक करोड़पति बन जाते हैं। वो अपनी सारी पार्टनरशिप्स को एक सिंगल एंटिटी में बदल देते हैं जिसका नाम वो बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड रखते हैं। उसी साल के दौरान बफेट ने बर्कशायर हैथवे में शेयर्स खरीदना शुरू किया था जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। बर्कशायर हैथवे घाटे में चल रही थी क्योंकि वो विदेशी मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन झेल नहीं पा रही थी जो कि कम दाम में अपना माल मार्केट में बेच पा रहे थे। बफेट इस स्टॉक की तरफ आकर्षित हुए थे क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम दाम पर बिक रहा था। 1965 में बफेट बर्कशायर हैथवे को पूरी तरह से खरीद लेते हैं। 1969 में वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं और फर्म का सारा पैसा और बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को अपने पार्टनर में बांट देते हैं। 1985 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे के टेक्सटाइल बिजनेस को बंद कर दिया था जो शुरुआत से सबसे खराब बिजनेस साबित हुआ था। बाद में वो बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना देते हैं और इसी कंपनी से दूसरे कंपनियों के शेयर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज के समय में बर्कशायर हैथवे की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़ी हुई है क्योंकि इंश्योरेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम फ्लोट है। फ्लोट यानी कि प्रीमियम से मिलने वाला पैसा जो कि लंबे समय तक क्लेम्स देने से पहले इन्वेस्ट किया जा सकता है। बफेट ने इसी पैसे को अच्छे खासे तरीके से दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। 1972 में बफेट एक फेमस चॉकलेट और कैंडी कंपनी सी कैंडीज को खरीद लेते हैं। शुरुआत में वो इस कंपनी को ज़्यादा कीमत की वजह से खरीदना नहीं चाहते थे, पर कंपनी की ब्रांड की मजबूती, कस्टमर लॉयल्टी और कीमत बढ़ाने की ताकत की वजह से वो इस कंपनी को खरीद लेते हैं। आगे जाकर ये कंपनी बर्कशायर हैथवे के लिए एक कैश मशीन साबित होती है और आने वाले सालों में करोड़ों में प्रॉफिट्स कमा कर देती है। 1988 में बफेट ने कोका कोला कंपनी में $1 बिलियन में 7% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये अब तक की बर्कशायर की सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मानी गई है जो कि आज के समय में भी वो होल्ड करके रखते हैं। 1998 में बर्कशायर हैथवे जनरल री को पूरी तरह से खरीद लेती है जो कि एक री इंश्योरेंस कंपनी है। री इंश्योरेंस कंपनी यानी कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो दूसरी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी खरीदती है ताकि रिस्क को बांटा जा सके। इस कंपनी को खरीदने के बाद बफेट समझते हैं कि इस कंपनी के अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ही कमज़ोर थे, यानी कि कंपनी पॉलिसी देते वक्त रिस्क का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। 2008 में बफेट एक फेमस चाइनीज इलेक्ट्रिक कंपनी BYD में $230 मिलियन में 10% हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर साल भर में ही उन्होंने 500% रिटर्न कमाया था। 2009 में बर्कशायर हैथवे अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी BNSF को पूरी तरह से खरीद लेती है क्योंकि बफेट बर्कशायर हैथवे का पैसा फाइनेंस सेक्टर से उठाकर दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाना चाहते थे, क्योंकि उस समय बर्कशायर हैथवे की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस में लगी हुई थी। बफेट ऐसा मानते थे कि रेलवेज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आने वाले सालों में बहुत बड़ा योगदान करेंगी, खास करके एग्रीकल्चरल, एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे के पास दूसरी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज के भी स्टॉक मौजूद है, जैसे कि एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, ड्यूरासेल और डेयरी क्वीन। बफेट ऐसी ब्रांड में निवेश करते हैं जिसकी बाज़ार में बहुत ही मजबूत पकड़ हो और जिन्हें कंपटीशन से बचाने वाली कोई खास बात हो। 2008 की आर्थिक महामंदी में बफेट और उनकी कंपनी को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा बड़ी कंपनियों में बहुत जल्दी से इन्वेस्ट कर दिया था। मंदी आने तक बर्कशायर हैथवे के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं और शॉर्ट टर्म में बहुत सारी वैल्यू खो देते हैं, पर बफेट शांत रहते हैं और कहते हैं कि ये लॉसेस टेम्पररी है। मंदी खत्म होने के बाद
बर्कशायर हैथवे की सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में बदल जाती है। 2008 में बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। वो बिल गेट्स को पीछे छोड़ देते हैं, जो कि पिछले 13 सालों से दुनिया के अमीर व्यक्ति रहे थे। 2009 में कुछ शेयर्स डोनेट करने के बाद वो दूसरी पोजीशन पर चले जाते हैं। बफेट ने दावा किया है कि वो अपनी 99% संपत्ति गेट्स फाउंडेशन को दान करेंगे। अब मैं आपको बफेट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि शायद बहुत लोग पहले से ही जानते होंगे। 1958 में उन्होंने ओमाहा में एक 5 बेडरूम का मकान खरीदा था। आज भी वो इसी मकान में रहते हैं। 2006 से लेकर अब तक वो सालाना $1 लाख सैलरी निकालते आ रहे हैं। पहले वो नोकिया का एक फ्लिप फोन इस्तेमाल करते थे, बाद में उन्होंने आईफोन खरीदा था। ऐसा कहा जाता है कि बफेट अपने डेस्क पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते और वो अपनी गाड़ी खुद से चलाते हैं। 1989 में उन्होंने बर्कशायर हैथवे के फंड से एक प्राइवेट जेट खरीदा था, जो कि 10 साल के बाद उन्होंने बेच दिया था। 2006 में बफेट ने दावा किया था कि उन्होंने सिर्फ 16% इनकम टैक्स दिया था, बल्कि उनके कर्मचारियों ने 33% इनकम टैक्स चुकाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ज़्यादातर कमाई डिविडेंड से होती है, जिस पर नॉर्मल इनकम के मुकाबले कम टैक्स चार्ज किया जाता है। बफेट ने कहा है कि इस टैक्स सिस्टम को बदल देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट इनकम पर भी ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उसी साल बफेट ने अपने बेटे पीटर की गोद ली हुई बेटी से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि वो एक टीवी शो पर गई थी जहाँ पर उन्होंने अमेरिका के गरीब और अमीर के बढ़ते आर्थिक अंतर की बात की थी। बफेट गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव वैल्यू बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। बफेट हाई टेक्नोलॉजी स्टॉक से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उन्हें समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और उनकी फ्यूचर वैल्यू का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। बफेट तंबाकू के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उसे बनाने में बहुत कम खर्चा आता है, उसमें लत होती है और ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि कोई भी असेट या फिर कोई भी शेयर को उसकी असली वैल्यू से कम दाम पर खरीदना। यानी कि अगर आपका अनुमान गलत निकले या फिर कंपनी कोई भी दिक्कत में चली जाए, तो आपकी पैसे खोने की संभावना बहुत ही कम होगी, क्योंकि आपने वो चीज़ बहुत कम दाम पर खरीदी थी। बफेट इंडेक्स फंड्स का सपोर्ट करते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो अपना पैसा मैनेज नहीं कर सकते या फिर उन्हें पैसा मैनेज करने के लिए टाइम नहीं मिलता। मार्च 2025 तक बर्कशायर हैथवे 65 से भी ज़्यादा कंपनियों की मालिक है। उसका बाजार मूल्य $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। बफेट का शांत स्वभाव और उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट की समझ ने सिर्फ संपत्ति ही नहीं बनाई है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मिसाल कायम की है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा।